हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। ये पेनक्रियास की सीरीज़ चल रही है और अब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन। तो जैसे कि पुराने वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो भाई हैं, दैट इज़ वेंट्रल और डॉर्सम ऑफ द पेनक्रियास, वो दोनों आगे जाके मिलते हैं। ठीक है, उसी स्टोरी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था छोटे भाई के पास दो डक्ट है, बड़े भाई के पास एक डक्ट है, उसका नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। और पुराने वाला जो भाई है उसके पास में, छोटा वाला जो भाई है उसके पास में डक्ट ऑफ वर्संग और कॉमन बाइल डक्ट। अब ये वही चीज़ है, ठीक है, ये दोनों ड्रैगन है। अब ये दोनों ड्रैगन जो है ये एंटर करना चाहते हैं ड्यूडिनम के अंदर। ओके, तो आप देख सकते हो ये दोनों ड्रैगन क्यूट से हैं और ये इस किंगडम, ये जो किंगडम दिख रहा है आपको, इस किंगडम के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं। अरे लेकिन इसमें क्या हो गया, एंटर करने से पहले इनको चार गार्ड से होके गुजरना पड़ेगा। ये चार गार्ड जो है और कुछ नहीं, ये बेसिकली स्फिंक्टर्स हैं, जिसको कंबाइन करके हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन और कुछ नहीं है, इन गार्ड्स को किसी तरीके से हमको पार करके इस महल तक पहुंचना है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट स्फिंक्टर ऑफ डिसफंक्शन। ठीक है, तो अब क्या क्या तरीके हैं पहुंचने के, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले इमेजिन करते हैं कि सपोज़ वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर ये हरा सांप जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन बाइल डक्ट, अगर ये नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। भैया सिंपल सी चीज़ है, कॉमन बाइल डक्ट अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है तो जो बाइल है वो इकट्ठा होगा, बाइल इकट्ठा होगा तो क्या होगा, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, कोली की पेन होगा। कोली की पेन क्या होता है कि भैया एक वेव्स की तरह जो पेन आता है वो आता है। ओके, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बहुत क्रूशल है वो है पोस्ट ऑपरेटिव कोलेसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम। एक सेकंड के लिए अपन इसको समझ लेते हैं। जनरली कोलेसिस्टेक्टोमी, जनरली गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, ओके, उसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। तो हम लोग क्या सस्पेक्ट करते हैं कि आप गॉल ब्लैडर कोलेसिस्टेक्टोमी कर दीजिए और पेन रिलीफ हो जाएगा। लेकिन सपोज़ हमने कोलेसिस्टेक्टोमी कर दी और पेशेंट को उसके बाद भी पेन हो रहा है, तो हमेशा इस चीज़ को सस्पेक्ट करना कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हो सकता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये हो गई। अब ये वाले जो लाल ड्रैगन है, अगर आपने इसको नहीं जाने दिया तो ये क्या है, ये डक्ट ऑफ वर्संग है। अगर आपने डक्ट ऑफ वर्संग को नहीं जाने दिया तो ये पोर्शन हमारे पास में क्या था, पेनक्रियास से आ रहा था। तो अगर ये पेनक्रियास से आ रहा था और अब आप इसको नहीं जाने दोगे इस महल के गेट के अंदर, तो ये क्या करेगा, पेनक्रियाटाइटिस कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन में ये दोनों चीज़, ये दोनों हिसाब से आपको समझना है कि अगर आपने इन दोनों ड्रैगन्स को अंदर नहीं जाने दिया महल के, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम। ठीक है, आप गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद सोचोगे कि पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन क्यों हो रहा है, तो ये उसका रीज़न एक हो सकता है। तो फिर अब क्या करा जाए। बिल्कुल सही, ये जो गार्ड्स हैं इनको किसी तरीके से हमको हटाना पड़ेगा अपने रास्ते से, तो जाके ये काम अपना बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ये डिटेक्टिव। जैसे हर कहानी के अंदर डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन को बता रहा था, वैसे ही इस कहानी के अंदर भी वही बता रहा है वो। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, तो ये इनके हाथ में क्या है, एक एंडोस्कोप। तो बेसिकली इसकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो होती है ERCP प्लस मैनोमेट्री। मैनोमेट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन, जो स्फिंक्टर्स है उनका प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वो प्रेशर और कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो टाइट हो गए हैं तो वो प्रेशर बढ़ जाता है, एंड दैट इज़ मेजर्ड बाय मैनोमेट्री। और इसके अंदर आपको जो प्रेशर मिलेगा, आप ये देखिए, 10, 20, 30, 40, 40 से ज़्यादा ही है। तो अगर 40 से ज़्यादा, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा प्रेशर मिलता है तो यस, दिस दोनों मिलकर बिकम्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिलवॉकी ट्रायल। मिलवॉकी ट्रायल बेसिकली क्या बताता है कि जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का डिसफंक्शन है उसकी ग्रेडिंग कैसी है, वो उसकी ग्रेडिंग कैसी, कौन कितना ख़राब है, कौन कितना सीवियर है। अब देखो, इसको बार बार पढ़ने के बाद भी ये याद नहीं रहता है, लोग इसको भूल जाते हैं, और इसीलिए इसको समझने के लिए एक ही बार में अपन क्लियर करेंगे, और इसका जो बेस बनाएंगे वो बनेगा हमारी ट्रॉफीज़। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्राइज़ जीतता है तो उसको ट्रॉफ़ी मिलती है, सेकंड प्राइज़ वाले को उससे कम, थर्ड प्राइज़ वाले को कुछ भी नहीं, या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। ओके, तो सिमिलरली इसके अंदर भी यही कहा गया है। ठीक है, जो टाइप 1 है उसको तीनों ट्रॉफ़ी मिली है, 1, 2, 3। ये ट्रॉफ़ी क्या है मैं 1 मिनट में बताने वाला हूँ। टाइप 2 वाले को एक ट्रॉफ़ी मिली है या सिल्वर ट्रॉफ़ी मिली है, और टाइप 3 वाले को बेचारा उदास है, उसको कुछ नहीं मिला है। ओके,
अब अपन धीरे धीरे करके इसको समझेंगे। इस एक ही बार में इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसको कई बार पढ़ने के बाद भी ये याद नहीं रहता, इसको रिवाइज करना पड़ता है और आप इसके आंसर नहीं दे पाते, इसीलिए बहुत क्रूशल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में पहला वाला प्राइज़। अब इन ट्रॉफीज़ के अंदर आपको इमेजिन करना है क्या, सबसे पहले लिवर इमेजिन करना है। अगर इसके अंदर सपोज़ आपने लिवर डाल दिया तो इसका क्या सिग्निफिकेंस, इसका मतलब है कि लिवर के एंजाइम्स जो रहेंगे ALP और AST वो बड़े हुए मिलेंगे। तो पहली ट्रॉफी का सिग्निफिकेंस। दूसरे के अंदर अरे ये तो वही ड्रैगन है, ये ड्रैगन क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है ERCP के अंदर तो दैट बिकम्स द सेकंड ट्रॉफी। समझ में आ रहा है। फिर है थर्ड ट्रॉफी। अरे ये क्या है, ये तो पुताई वाला सामान है। बेसिकली क्या होता है, इमेजिन करो कि आपने किसी दीवार को पेंट करा या सपोज़ होली में किसी को रंग लगाया। अब अगर वो रंग जो है वो 45 मिनट से ज़्यादा तक नहीं उतरे तो दैट इज़ नथिंग बट ट्रॉफी 3। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी को डाई दी है इसके अंदर और वो डाई नहीं जा रही है, ओके, नहीं रिमूव हो रही है, तो दैट बिकम्स ट्रॉफी 3। समझ में आ रहा है। एक में लिवर डाला, एक में ये सांप डाला, एक में पेंट डाला, सिंपल सी चीज़ है। तो ये तीनों ट्रॉफी हो गई। अब इन तीनों को मिला के बनेगा हमारा टाइप 1। ये हो गया मिल्वॉकी ट्रायल, ओके, टाइप 1 हो गया। टाइप 2 जो रहेगा वो ये रहेगा कि या तो तीनों में से कोई एक या कोई 2 ट्रॉफी है, तीनों ट्रॉफी नहीं है। तो इसीलिए टाइप 2 को आप सेकंड समझ लो कि भैया या तो उसको सिल्वर मिलेगा, सिल्वर प्राइज़ मिलेगा, ओके, या उसको 3 में से 2 ट्रॉफी मिलेगी, मतलब एक कम मिलेगी। तो जब कम हो गया तो ग्रेड 2 हो गया, ओके। और थर्ड वाला जो है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ यही बता रहा है कि उसको सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो मैनेज क्या करेंगे, बेसिकली ये गार्ड्स जो है यही दिक्कत है हमारी, तो इन गार्ड्स की दिक्कतों को सॉल्व करेंगे। तो वो क्या रहेगा भैया, सिंपल सी चीज़ रहेगी कि ये गार्ड्स को आप मार दीजिए। जैसे इनके देखो हेलमेट पड़े हुए हैं, बाकी तो सब गार्ड्स पता नहीं कहाँ हैं, उनको मार दिया गया बेसिकली। तो इस सर्जरी को हम कहते हैं स्फिंक्टरोटॉमी, ओके। इनके स्फिंक्टर्स जो रहते हैं उसको खोल दिया जाता है, दैट बिकम्स स्फिंक्टरोटॉमी। तो बस फिर ये अपना जो छोटे ड्रैगन है वो भी खुश, दोनों के दोनों डक्ट ऑफ वर्संग भी और कॉमन बाइल डक्ट भी, ओके। मतलब कॉमन बाइल डक्ट की में जो बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था वो भी रिलीव हो गया, और डक्ट ऑफ वर्संग में जो पेनक्रियाटिक जूस था वो भी रिलीव हो गया। तो ये हो गया हमारा काम। अब एक और बोनस है, और वो ये देखो, ओ माय गुडनेस, ये कौन है, ये अंकल आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है बोटॉक्स। आजकल क्या हुआ है कि ये चारों गार्ड्स को सपोज़ आपने ये इंजेक्ट कर दिया और ये सो गए, देखो इमेज में दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये दोनों जो ड्रैगन्स थे जो नहीं जा पा रहे थे, अब वो आसानी से जा पा रहे हैं। तो जो पेशेंट था जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अब खुश हो गया है, ओके। और एक सेकेंड, और दैट इज़ डम्बलडोर, ये तो और ज़्यादा खुश है। और ये नाइफ क्या रिप्रेजेंट करता है यार, ये तो सर्जरी रिप्रेजेंट करता है, ओके। चलो अब मैं इसको समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है कि जब आप बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हो, ओके, तो ये सारे स्फिंक्टर्स रिलैक्स होते हैं, क्योंकि बोटॉक्स मसल रिलैक्सेंट है। जैसे ये गार्ड सो गए वैसे मसल जो है वो भी सो जाते हैं, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये दोनों डक्ट जो रहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, ओके, और डक्ट ऑफ वर्संग, वो आसानी से पार हो जाते हैं और पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पेशेंट हंसने लग जाता है, रिलीफ हो जाता है। तो इससे क्या है ना, इससे हमको ये पता चलता है कि अगर बोटॉक्स से इसके सिम्टम्स रिलीव हो गए हैं तो डेफिनेटली सर्जरी से तो इसके रिलीव हो ही जाएंगे। तो इससे हम एक और चीज़ पता लगा लेते हैं कि भैया सर्जरी अगर आप कर दोगे तो उससे बहुत फ़ायदा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय द वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो चलिए, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन जो है वो भी अपना टॉपिक पूरा के पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।